हेलो प्यारे बच्चों। तो ये हमारा रासायनिक बलगतिकी का भाग 2 है। इस भाग में अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण मिति के रूप में अभिक्रिया वेग, और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए हैं, नीट में आते हैं, जेईई में आते हैं, वो इसी अभिक्रिया को समझने से बनेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अपना हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण मिति के रूप में अभिक्रिया वेग। तो जैसे अपन ने कोई एक अभिक्रिया ले ली N1A प्लस N2B, और यहाँ से बना उत्पाद N3C प्लस N4D, ये उत्पाद बना। क्लियर है। देखो, इसमें रस समीकरण मिति जो होती है या गुणांक होते हैं या स्टोइचियोमेट्री जो भी बोलो, वो इनके सामने लिखा हुआ नंबर होता है। जैसे इसका N1 हो गया, इसका N2, इसका N3, इसका N4। अब अपन को यहाँ अभिक्रिया दर को लिखना सीखना है एक एक से। तो जैसे सबसे पहले अपन लिख रहे हैं A के अभिक्रिया दर किसकी लिख रहे हैं, A के विलुप्त होने का वेग, A के विलुप्त होने का वेग। देखो, जो अभिकारक साइड में होगा वो विलुप्त होगा, इसलिए यहाँ विलुप्त लिखा जा रहा है। तो उसको अपन बोल सकते हैं RA। तो अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या था, सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन लिख दिया DA, और डिवाइड बाई समय में परिवर्तन DT। माइनस साइन क्यों लगाया, कल के लेक्चर में बताया था कि अभिकारक तरफ की बात करेंगे तो माइनस साइन लगेगा। अब यहाँ D से कन्फ्यूज मत होना, आप ये D और डेल्टा दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। वहाँ अपन ने पिछले लेक्चर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग लिखा था। अब अपन जनरली D लगाते हैं तात्क्षणिक वेग के लिए, जब कुछ नहीं बोला जाए तो D अपन मान के चलेंगे। औसत के लिए भी लगा सकते हैं। अब देखो, ऐसे ही लिखेंगे V के विलुप्त होने का वेग, तो वो RB हो जाएगा। ये भी अभिकारक तरफ में तो माइनस साइन लगेगा, तो DB बाई DT। क्लियर है। ऐसे अपन अब P के लिए क्या लिखेंगे, प्रकट होने का वेग, यहाँ लिखेंगे C के प्रकट होने का वेग, वो RC हो जाएगा। अब वहाँ आएगा प्लस का साइन, क्यों आएगा, क्योंकि C बन रहा है उत्पाद साइड में, तो हो जाएगा DT। ऐसे ही अपन यहाँ बात करेंगे D के प्रकट होने का वेग। इसका मतलब है जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखना है, प्लस D बाई DT। तो देखो, ये तो हो गई इंडिविजुअल। अब अपन को मान लो अभिक्रिया वेग निकालना। ये अभिक्रिया वेग नहीं है, ये तो A के विलुप्त होने का, B के विलुप्त होने का, C के बनने का और D के बनने का वेग है। अब अगर जब अपन को यहाँ पे अभिक्रिया वेग निकालना है, तो अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे, R। तो पहले लिख रहा हूँ अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग। तो पहले अपन अभिक्रिया वेग लिख रहे हैं किससे, A से। ध्यान से देना, देखना। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, RA के टर्म में लिखेंगे। अच्छा, मैं इसको यहीं समझा देता हूँ, है ना। तो देखो, तो यहाँ अभिक्रिया वेग अगर आप लिखना चाहते हो किसके पद में, A के पद में लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ से देखो क्या लिखोगे, अभिक्रिया वेग A के पद में। पूरा लिख देते हैं, अभिक्रिया वेग A के पद में। देखो, तो अभिक्रिया वेग A के पद में जब लिखेंगे तो उसको आप लिखोगे RA, और भाग करना रहता है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, वो कितना है, N1। ये A के पद में अभिक्रिया वेग हो गया। और आप इसी को क्या लिख सकते हो, 1/N1 माइनस DA बाई DT। ये था कि नहीं, ये माइनस ऐसे मत समझना, ये 1/N1 माइनस DT, ये माइनस का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे है ना। अब ऐसे ही आप लिख सकते हो अभिक्रिया वेग B के पद में, अभिक्रिया वेग B के पद में। तो आप क्या लिखोगे, RB, और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, N2। देखो, B का N2 है, या आप लिख सकते हो 1/N2 माइनस
dV/dt। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन अब C और D सबके लिए लिखेंगे। अब ऐसे ही लिखेंगे अभिक्रिया वेग C के पद में, तो यहाँ लिखोगे RC/N3, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/N3 प्लस dC/dt। फिर अभिक्रिया वेग D के पद में RD/N4 1/N4 प्लस dD/dt। ध्यान देना जो ऊपर अपन ने लिखा है ये अपन ने लिखा है इंडिविजुअल अभिक्रिया, मतलब A के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर या वेग है ना, और C के बनने की, ये अपन ने लिखा है अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब है इस पूरी अभिक्रिया की बात हो रही हो। ये A और B का मतलब केवल A के विलुप्त होने की, B का मतलब केवल B के विलुप्त होने का, और अभी जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, इस पूरी अभिक्रिया के होने का। तो अपन किसी के टर्म में, इसका मतलब क्या हुआ, A के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा, B के में लिखेंगे तो ये आएगा, C के में ये, तो सबके आप देखोगे उल्टे हाथ की तरफ दाहिनी तरफ क्या आ रहा है, सब में अभिक्रिया का वेग ही आ रहा है। मतलब सब में अभिक्रिया का वेग आप एक एक के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जब इंडिविजुअल आपसे अभिक्रिया वेग पूछेगा तब आपको उसके इस स्थिरांक से भाग नहीं करना है, लेकिन अभिक्रिया वेग के पद में पूछेगा तो भाग करना है। अब इसको समराइज करके लिखते हैं। जैसे अब अभिक्रिया वेग अपन ने मान लिया R है, तो A के टर्म में क्या आया RA/N1, ये भी अभिक्रिया वेग है। तो B के टर्म में भी तो अभिक्रिया वेग निकाला है, तो उसे क्या लिख सकते हैं RB/N2। C के टर्म में निकालना है तो RC/N3 और RD/N4। अब आप समझ गए होंगे ये सर RB RC क्या लिख दिया आपने, देखो मैंने ये चीज़ लिख दी है, ये सब अभिक्रिया वेग है कि नहीं है, सब अभिक्रिया वेग है, तो सबको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी का यूज होता है क्वेश्चन बनाने में, इनमें से किसी एक की इन्फॉर्मेशन दी होगी और दूसरे का अपन से पूछेगा। क्लियर है? चलो अब इसकी इकाई एक क्वेश्चन करते हैं पहले इस पर, फिर इसकी इकाई की बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे N2 + 3H2 और यहाँ बन रहा है 2NH3। अब बोला इसका N2 के खपत होने की दर लिखो, तो आप लिखोगे इसमें क्या माइनस N2 की सांद्रता में परिवर्तन /dt, है ना। और अगर आपसे पूछा R2 की खपत होने की दर लिखो तो H2 /dt। NH3 के बनने की दर तो आप क्या लिखोगे प्लस NH3 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt। अब अगर आपसे वो पूछे अभिक्रिया दर लिखो R, और किसके पद में N2 के, तो आप लिखोगे RN2। क्यों लिखोगे, क्योंकि इसका स्थिरांक 1 है। अब अगर H2 के पद में बोला तो लिखोगे RH2 /3, क्योंकि इसका स्थिरांक 3 है। अगर इसके पद में बोला तो लिखोगे RNH3/2, क्योंकि इसका स्थिरांक कितना है 2 है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में पूछ सकता है, मतलब देखो ऐसे पूछ सकता है, तो आप अभिक्रिया दर क्या लिख सकते हो माइनस का dN2/dt इक्वल करके लिख सकते हो 1/3 H2 की वैल्यू क्या थी माइनस का dH2/dt। ऐसे यहाँ लिख सकते हो 1/2 प्लस का dNH3/dt। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया ना सबको, कोई दिक्कत परेशानी? चलो बढ़ते हैं आगे। आप लिख लिया करो, अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको पॉज करके फिर लिख लिया करो। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपसे, बोला इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेते हैं। N2 + 3H2 और यहाँ से बन रहा था 2NH3। आपको क्वेश्चन में दिया गया है रेट, चलो भाषा में ही देते हैं, H2 के खपत होने की दर, ये अपन को दिया गया है 2 मोल पर लीटर
है ना, ये इसकी इकाई दी गई है। और हमसे पूछ रहा है NH3 के बनने की दर बताओ, ये क्वेश्चन है। अच्छा, और समय भी है तो इसको नीचे समय भी आ जाएगा, ये इसकी इकाई है, अभी लिखा दूंगा इकाई क्या है। तो देखो अब इसको कैसे इसका उत्तर लिखेंगे अपन। देखो अब अपन को क्या दिया है, H2 के खपत होने की दिया है, मतलब RH2 दिया है, ये दिया है 2 मोल पर लीटर को मोलर लिख सकते हैं सेकंड। अब अपन को इसके बनने की दर निकालनी है, तो पहले क्या करो, अभिक्रिया दर के फॉर्म में लिख लो। तो आप लिख सकते हो R इक्वल टू RH2/3 और क्या लिख सकते हो RNH3/2। सर एन इसको, अच्छा सॉरी ये क्या है, N2 है, ये क्या है N2 है। सर N2 को क्यों नहीं लिख रहे हो यहाँ, अरे तो N2 के बारे में ना पूछा है ना दिया है, तो उसके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके बारे में दिया है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो दोनों के इक्वल करो। देखो RH2 की वैल्यू कितनी है, 2, ये 3, इसके बारे में पूछ रहा है तो RNH3/2। तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से ये 2 इधर जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ गया RNH3। तो देखो इसके बनने की दर कितना आ गया, 4/3 मोलर पर सेकेंड। यहाँ से अपन ने ये NH3 के बनने की दर निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से अपन से पूछे जाएंगे, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन भले ही, जैसे अब ये रिएक्शन है H2O2, इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनाएगा, H2O + 1/2O2। अब इसमें यही पूछ लेगा अभिक्रिया की दर लिखो, तो R इक्वल टू सबके फॉर्म में लिखो, तो क्या रिलेशन लिखेंगे, RH2O2, यहाँ से क्या लिखोगे RH2O, यहाँ क्या लिखोगे RO2। देखो अभी ये 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, मतलब वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप सीधे यहाँ क्या लिख सकते हो, 2। तो ये अभिक्रिया, ऐसे रिलेशन भी अपन से पूछ लेता है। क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया रस समीकरण के रूप में अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।